नमस्कार। हमारे इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग में लिट्टी का गर्मा गर्म स्वाद भी है और नेताओं के बयान का चोखापन भी, लेकिन बयानों पर राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बुलेटिन में आज हम जिन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, उनमें पहली है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की एंट्री से क्या बिहार का चुनावी नैरेटिव बदलेगा? क्या क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर मोदी योगी की जोड़ी महागठबंधन के खिलाफ व्यू रचना कर पाएगी? हमारी दूसरी बड़ी खबर है एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक पे जारी रण से जुड़ी हुई तेजस्वी के जुबानी वार पर ओवैसी ने तीखा पलटवार किया है। हमारी तीसरी बड़ी खबर है, उसमें बात करेंगे बिहार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एंट्री की। क्या लालू प्रसाद यादव के मैदान में उतरने से महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनेगा? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। और चौथी बड़ी खबर, भाई वर्सेज भाई की, तेजस्वी और तेज प्रताप की जंग में अब मां की एंट्री हो गई है। सवाल है, आखिर मां किसके साथ है? लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात अवध ओझा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अवध ओझा जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरे साथ मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी होंगे इस दौरान, और मेरी 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। और जो बिहार के चुनावी रंग है, जैसा मैं कहता हूं साहब, ये पूरे देश में सबसे अलग है, झकझोरने वाले हैं, हम सबकी राजनीतिक चेतना को जगाने वाले हैं। अवध ओझा साहब, ये रंग भी बड़ा दिलचस्प है, जहां योगी और मोदी एक साथ एक मंच पे हों और अपने एनडीए के पक्ष में जोरदार पैरवी कर रहे हो, तो इसका कितना अंतर पड़ता है मतदाताओं के जहन में? नहीं, अंतर तो बहुत पड़ता है, क्योंकि दोनों लोग आजकल मीडिया एल्गोरिथम और सोशल मीडिया एल्गोरिथम में बहुत हाई चल रहे हैं। प्लस दोनों लोगों का अपना अपना एक वोट बैंक है, अपना अपना एक जनाधार है। जैसे योगी बाबा हैं तो एक नया रूप लेकर आए हैं, योगी के साथ साथ बुलडोजर बाबा, गाना भी है, मैं हूँ आई लव यू बुलडोजर बाबा। योगी जी के साथ साथ मोदी जी ने भी अपना एक फैन बेस बना रखा है पूरे भारत में कि विकास पुरुष, और 2047 में भारत सुपर पावर बनकर उभरेगा, विकसित राष्ट्र। तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी महागठबंधन को क्राइम और करप्शन जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जहां कट्टा की बात कर बिहार के लोगों को 2005 से पहले के बिहार की याद दिलाई, वहीं सीएम योगी ने कहा दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या ये राग छेड़कर हिंदुत्व कार्ड उनके पक्ष में कुछ कर पाएगा? तेजस्वी ने पीएम मोदी का बाकायदा जवाब दिया है, देखिए। एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान, हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। मैं इस बयान पे आऊंगा, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, लेकिन योगी साहब का बयान भी देख लेते हैं। सीएम योगी ने महागठबंधन पर भी तीखी जुबानी वार किया है। दरभंगा की रैली में उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता।
तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। ये पप्पू टप्पू अप्पू की जो ये राजनीति है, ये किस ओर जा रही है बिहार की राजनीति, अवधो जैसा? ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर बड़े फेमस है। कोई चीनी यात्री उनसे मिलने आया था, तो चीन की संस्कृति में इन बंदरों का बड़ा महत्व है ध्यान की पद्धति में। उन तीनों बंदरों का अपना अपना एक सिंबल है। एक है मिरवाजू, एक है किरकाजू, एक है इवारजू। तो जो ध्यानी होते हैं उनके लिए बेसिकली ये बुद्धिज्म का पार्ट है, ये कि जो ध्यानी व्यक्ति होगा उनको 3 चीज़ों से बचना होगा। गांधी जी को जब वो विजिटर देखे गया तो गांधी जी को लगा कि यार ये 3 चीज़ें तो समाज में भी बड़ा काम करेंगी। भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि योगी जी ने जहां इन 3 बंदरों की चर्चा की, गांधी जी ने अपना राजनीतिक कैरियर वहीं से शुरू किया, बिहार में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से गांधी जी बिहार से शुरू हुआ कैरियर भारत तक पहुंचा और राष्ट्रीय नेता बने, राष्ट्रपिता बने, ऐसे ये जो 3 बंदरों की चर्चा की गई है ये ना बिहार से उठकर राष्ट्रीय नेता बन जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जो भी बोला जाता है वो बड़ा सोच समझ के बोला जाता है साहब। ये राजनीति के धुरंधर है, महारथी हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ये पब्लिक की नब्ज देख के बोलते हैं, पब्लिक की नब्ज देख के बोलते हैं, प्लस पब्लिक को एंटरटेन करना चाहते हैं। ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इन सारे शब्दों की आवश्यकता है। ये जो उन्होंने कहा ना, कनपट्टी में कट्टा रख के मुख्यमंत्री पद छीन लिया, इसमें एक बात तो सोचिए, चर्चा चल भी रही, मधुरेन भी आता है गाना भी कि ये बात सही थी। जब राहुल वोट अधिकार यात्रा निकाल ले थे तब तेजस्वी ने कहा था कि हम 2029 में राहुल जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे। तो ये माना जा रहा था उन्होंने बड़ा दिल दिखाया तो राहुल जी भी बड़ा दिल दिखा के कहेंगे और हम तेजस्वी जी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। उन्होंने नहीं कहा। रमेश भाई, कट्टा पर ना एक बड़ा फेमस बिहार में गाना है चल रहा बा। हाँ। कोई के याद बा? रख दम कट्टा कपार पे, आइए ना हमरा बिहार में। अच्छा, वो उस पर बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम है। तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से नहीं मिले। उसके बाद साहब झा साहब ने बाकायदा लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़ने से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब दिया कि भाई अभी भी मौका है, बचा लो इस घर को करके। तो ये बात में दम तो है, उन्होंने अपने तरीके से उसको बात रखी। लेकिन महागठबंधन में भी तेजस्वी को लेके एक बात शुरू में नहीं था। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं किसी शो में देख रहा था, उसमें तेजस्वी जी से सवाल पूछा गया कि आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखते हैं। तो एक पल के लिए वो मौन हो गए, एक पल के लिए तेजस्वी जी एकदम मौन हो गए। फिर उनको छेड़ा गया कि अरे भाई क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, राहुल जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। विपक्ष की जो मुझे सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ती वो यही दिखाई पड़ती है कि उनके अंदर मेन मुद्दों को लेकर जो एकजुटता होती है उसका अभाव होता है। एकजुटता का भी अभाव होता है और स्पष्टता का भी अभाव होता है। जैसे अब अगर तेजस्वी जी ने कहा कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जैसा भी आपने कहा, तो उस पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर हम सेंटर में रहेंगे तो तेजस्वी जी को बिहार दे देंगे। ये जो अस्पष्टता और एकजुटता का अभाव है, इससे भी जनता पे बड़ा बुरा असर पड़ता है कि ऐसा ना हो। इसीलिए इतना लंबा समय लग गया। हालांकि एनडीए से पहले उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया, अपना तेजस्वी प्रणत जारी कर दिया, लेकिन बावजूद इसके पहले एकजुट नहीं थे। एक रिपोर्ट दिखाते मधुरेन, इसके बाद आप आगे बढ़ाइएगा। एक तरफ विकास और सुशासन की बात, तो दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव। प्रधानमंत्री और सीएम योगी की जोड़ी ने महागठबंधन को डबल फ्रंट पर घेरने की व्यूह रचना कर ली है। तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक इस चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कटार रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार के चुनावी रण में प्रधानमंत्री ने 2005 से पहले के बिहार को लेकर महागठबंधन को टारगेट किया है, बिहार की जनता को आगाह किया है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? कथित कट्टा पॉलिटिक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज ने महागठबंधन को मिर्ची लगा दी है। मिर्ची भी ऐसी कि एक सिरे से महागठबंधन के सारे नेता जवाब देने में जुट गए।
जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। एक तरफ प्रधानमंत्री क्राइम और करप्शन के मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर हमलावर हैं, तो वहीं सीएम योगी ध्रुवीकरण का दांव खेल रहे हैं, यानी महागठबंधन को डबल फ्रंट पर घेरने की रणनीति पर अमल हो रहा है। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। दरभंगा की रैली में सीएम योगी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला, गांधी जी के 3 बंदरों का उदाहरण देकर जनता को अलर्ट रहने की नसीहत दी। गांधी जी के 3 बंदर थे, गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। एनडीए के टारगेट पर तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के टॉप लीडर्स हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। हालांकि तेजस्वी जंगल राज वाले बैगेज से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने 3C यानी करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म पर नो कॉम्प्रोमाइज का दावा किया था। तेजस्वी यादव के माता पिता राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की 15 साल की सरकारों को इन्हीं कथित 3C पर सबसे ज्यादा असफल करार दिया जाता है। तेजस्वी अब नीतीश कुमार के इसी हथियार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तेजस्वी बार बार दावा कर रहे हैं कि उस दौर की गलती को दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन क्या बिहार की जनता तेजस्वी की बात पर भरोसा करेगी, ये 14 नवंबर को ही सामने आ पाएगा। एक बात बहुत अवधोजा साहब, इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 17 महीने में 5 लाख जॉब देने का क्रेडिट तेजस्वी अपने कंधे पे ले चुके हैं। जो नीतीश कुमार को नहीं मिला वो तेजस्वी अपने कंधे पे ले चुके हैं। वो कह रहे 5 लाख जॉब दिए और मैंने 3 लाख प्रक्रियाधीन कर दी थी, तो 17 महीने में जब मैं 5 लाख दे सकता हूं, सोचिए मैं 5 साल में क्या नहीं कर दूंगा। तो ये पब्लिक को कहीं ना कहीं ये बात कनेक्ट कर रही है, और लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं बहुत लोगों को सुनता हूं वहां पर कि साहब देखिए उसने तो 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा जॉब दे दिए। इससे एक और सवाल जोड़कर बस पूछे हम कि एक तरफ तो ये तरह के बा कि हम इतना जॉब दे सकते नहीं, इतना जॉब देवे के वादा बा, दूसरा तरफ कट्टा पॉलिटिक्स बा। तो कट्टा पॉलिटिक्स से जब काम चल जाए तो फिर जॉब और मूल मुद्दा के बात के लिए क्या जरूरत? आप बहुत दिनों तक आप कट्टा पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आपकी जनरेशन फिर वो नेपाल जैसा दौड़ाएगी। फिर ये सवाल बा। 1095 से लेकर 1310 पोप और यूरोप के सामंतों ने जनता का खूब शोषण किया। यूरोप का जो इतिहास है क्रूसेड का, 1095 से 1310 खूब धर्म और बड़ी अजीब अजीब सी बात यूरोप में चलती थी। इंडल्जेंस, मतलब पोप कहता था कि जब व्यक्ति मरता है तो स्वर्ग और नरक जाने से पहले एक जगह पड़ती है परगेटरी, वहाँ बड़ी आग वाग होती, बड़ा जलन होता है, तो वहाँ बड़ा आदमी परेशान होता है, तो पोप लेटर लिख के देता था मरने वाले को। इस बड़े बड़े ड्रामा किए हैं पाखंडियों ने, धर्म ने कभी नहीं, पाखंडियों ने बड़े बड़े ड्रामा किए, लेकिन इससे बड़ा ड्रामा इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला, जहां पोप, बिशप, पादरी। और 1310 के बाद एक लहर उठती है यूरोप में संशय की। जनता कहती खत्म करो यार, ये पोप, सामंत, ये धर्म, ये कट्टा, ये सब खत्म करो। और 15वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यूरोप आधुनिक काल की दौड़ में दिखाई पड़ रहा है। रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, कैपिटलिज्म, बस वही हाल इस वक्त भारत का है। अब कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कट्टा लगा के और अपना सीएम उम्मीदवार बना लिया। अब कोई कुछ भी कह ले,
अब आने वाला, मैं जब पहला दिन का शो था तब भी मैंने कहा था कि ये जो जनरेशन आगे आ रही है, नई जनरेशन जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये एआई जनरेशन है। इसके पास सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ये सोचती है, ये क्रिएटिव है और ये इंटरेस्ट समझती है। 1970 में भारत शुद्धता एक सामंतवादी देश था, लोग जातिवादी थे, संप्रदायवाद की संभावना थी, लेकिन अब जो भारत है वो बहुत आगे निकल चुका है। ये शालू और नीतू, आप दोनों में से, आप दोनों बिहार से, ये बताइए कि वहां रोजगार और शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है और क्या इसके आधार पे वोट दिया जाता है वहां? हम यही कहे बला रही है कि ई बेर के चुनाव जो होते हैं बहुत मजेदार होते हैं, क्योंकि इस पहला लोग क्राइम कट्टा एकरा पर जरूर वोट दे रहे हैं, लेकिन ई बेर के जे जनरेशन है ई चाहे छे कि हमरा रोजगार मिले, हमरा ई नहीं चाहे कि आपको छठ में जाइएगा तो 13,000 ट्रेन चला देंगे, क्योंकि हम बाहर ही क्यों जाएंगे अगर आप रोजगार दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। नीतू, बिहार में ई मुद्दा के लेके तो हमेशा से बात चलते रहे छे कि रोजगार नहीं छे, आनी जानी में एते दिक्कत छे, दिक्कत तो हर जगह छे, बिहार में कनी बेसी छे। तो ई चीज़ तो बहुत बड़का वोट बैंक छे कि लोग के रोजगार दिया, लोग के अपने राज्य में एते सुविधा दिया कि लोग के बाहर नहीं जा पड़ो। तो ई बड़का वोट के मुद्दा तो बन सकता है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा भारी है? शिक्षा, रोजगार, व्यापार और दबंग सबसे नहीं डरबाक छे। सबसे बड़का मुद्दा तो यह है कि वोट ना दबंग सबके बेसी पड़े छे। आप में से, हाँ प्लीज बताइए। गुरुजी, दुलार चंद यादव की हत्या हुई, चुनाव आयोग के कहने पर गिरफ्तारी हुई, सुशासन कहाँ है? दूसरी बात, बाढ़ का पानी आप देख रहे हैं कहाँ है? 2005 में नीतीश बाबू आए थे, 20 साल सत्ता के हो गए हैं। 20 साल में बच्चा पैदा होता है और नौकरी के लिए तैयार हो जाता है, तो रोजगार कहाँ है? किस तरीके की बात कर रहे हैं? और इनके नेता जो जा रहे हैं वो टोपा इस पे उस पे बात कर रहे हैं, कोई कट्टे बात कर रहा है, विकास के मुद्दों से भटकाने का काम। ठीक है, एक वीडियो मैंने देखा बिहार से, उसमें एक आदमी कह रहा था कि भैया ये जो पन्नी वन्नी बेचते हैं ना, वो 16,000 रुपए का फोन रखें, ठीक बात, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम जंगल राज के खिलाफ लड़ेंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जिस चीज पे सबसे ज्यादा पूरे देश साहब ये इम्पैक्ट कर रहा है, ये ग्राउंड में ये बात बहुत इम्पैक्ट कर रही है, इसीलिए वो हर मन से इस बात को दोहराने को, ऐसा थोड़ी ना है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो उनके पास इतने सारे सिस्टम्स हैं जो उनको बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, ग्राउंड का फीडबैक आ रहा है, अपने लीडर से, अपने ग्राउंड वर्कर से फीडबैक ले रहे हैं वो कि कौन से मुद्दे का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब उन्होंने कहा होगा साहब ये जंगल राज वाला लोगों के जहन में उतरा, उनका साहब जंगल राज ही उठाओ, तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते, दूसरा मुद्दा लेते हैं। सीमांचल में धुआंधार प्रचार कर रहे ओवैसी ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। ओवैसी ने कहा है तेजस्वी यादव आजकल तुम आसमान पे उड़ रहे हो, बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द जमीन पर आओगे। ओवैसी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा था। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। अवध ओझा साहब, ओवैसी साहब पे आप कुछ खास कहना चाहेंगे? मतलब इस देश में मुस्लिम नेता के रूप में ओवैसी साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही मंजे हुए राजनेता हैं। मैंने उन्हें मुसलमान के पक्षों को बहुत ही शक्तिशाली रूप में रखते हुए देखा, खासकर पार्लियामेंट में। मैंने उन्हें देश की तरफ भी उतना ही समर्पण देखा। जैसे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान मुद्दों को ही शक्तिशाली तौर पे रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में देश दुनिया में गए भाई भारत का पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल। और अच्छी बात ये भारत सरकार ने भेजा उन्हें। बिल्कुल। और मैंने उनकी जब भी डिबेटें सुनी है, वो बड़े ही तार्किक किस्म के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे, बैरिस्टर है शायद, लंदन में पढ़े। तो राष्ट्रवाद और दबे कुचले का मुद्दा लेकर चलने वाले एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। अब तेजस्वी जी ने उन्हें चरमपंथी किस आधार पर कहा, ये तो वही जाने। लेकिन एक फैक्टर है ना कि ओवैसी साहब भी जानते हैं कि अगर सीमांचल से वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे, जाहिर है। और वो किसके खिलाफ लड़ रहे हो, कहते साहब मैं बीजेपी के खिलाफ हूं।
लेकिन बीजेपी के खिलाफ रह के आप नुकसान महागठबंधन को पहुंचा रहे, तो ये पॉलिटिक्स अब लोग समझने लगे वहां पर ग्राउंड में। पिछला चुनाव याद कर ली, 5 सीटें लाए, हालांकि 4 बाद में आरजेडी में चले, लेकिन आरजेडी में कितने सीटों पर निपटे हो ये भी देख लीजिए। तो ये जो 17-18% है जिसको लेके बिहार में बड़ी राजनीति हो रही है, 17.7 के आसपास जो कास्ट सेंसस हुआ था, कि एक बात तो ये हुई कि साहब ये कहते हैं कि साहब 3% वाला मल्ला का बेटा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो ये 17-18% वाले क्यों नहीं बन सके? 14% वाला सीएम, 3-3.5% वाला डिप्टी सीएम और 17-18% वाला दरी बिछाने वाला। इस पर आप जरा प्रकाश डालिए। नहीं, ये बड़ा जायज मुद्दा है, ये मुद्दा और लोगों के दिमाग में कनेक्ट करता है। अच्छा, पिछले 10 सालों में कुछ लोग हैं जो अपने वर्ग के युवाओं के नेता बन के उभरे हैं। हम ओवैसी जो को देखें तो जो युवा मुस्लिम वर्ग है उनके बीच में इनको बड़ी मान्यता मिली है। तो एक तरह से इन लोगों की बातें सुन रहे हैं लोग, और अगर सुन रहे हैं तो वोट कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा है। और ये जो तर्क इन्होंने दिया ओवैसी जी ने कि साहब 14% वाला सीएम, कितना लॉजिकल बात है ये, और 3% वाला डिप्टी सीएम और 17% वाला दरी बिछाने वाला, ये एक क्वेश्चन मार्क है MY फॉर्मूले पर कि मुस्लिम यादव आपके 2 पिलर हैं। तो यादव की तो आप चिंता कर रहे हैं, मुसलमानों की क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चूंकि आप देखिए ना, आई थिंक 2005 का था, 2005 में जब रामविलास पासवान 29 सीटें लेके आए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं क्योंकि किसी एक को मेजॉरिटी नहीं मिली थी गठबंधन को, और ये किंग मेकर बन गए थे रामविलास पासवान, तो इन्होंने शर्त रख दी थी। हालांकि उसके पीछे भी उनकी रणनीति थी, वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो अभी चिराग पासवान भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हमारे पिता ने तो अपना राजनीतिक कैरियर, अपनी पार्टी को दांव में लगा दिया मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तब भी मुसलमान आरजेडी से अलग, लेकिन तब भी मुसलमान, ठीक कह रहे, आरजेडी से अलग नहीं हुआ। तो इस बार भी आपको लगता है कि पिछली बार सीमांचल में जरूर ओवैसी साहब का फैक्टर चला, इस बार इतना आसान नहीं होगा? ओवैसी साहब चूंकि बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत, मैंने उनकी जितनी वीडियोस देखी है उसमें 2 चीज़ है कि इंफॉर्मेशन विद एविडेंस। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होना था तो CR दास ने मोतीलाल नेहरू से कहा कि पंडित जी, राष्ट्र है नहीं, इंडिया राष्ट्र था ही नहीं 1920 में, गरीबी 90%, इलिटरेसी 90%, ये आदमी कहाँ से मास मूवमेंट करेगा? समझिएगा मेरी बात को कि भाई राष्ट्र है ही नहीं, आप किस मुद्दे पे लोगों को बाहर बुलाओगे? 90% लोग गरीब हैं, 90% लोग अशिक्षित हैं, तो इनको बाहर कैसे बुलाओगे? जन आंदोलन कैसे करोगे? गांधी जी ने कहा हम कर लेंगे। तो CR दास ने कहा यार हम लोग को भी बताओ कैसे करोगे ना, हम लोग भी तो जाने। बोले हम कर लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा एक काम करो यार, दे दो मौका, अगर ये व्यक्ति हार गया तो हमेशा के लिए इस आदमी से हमको बवाल कटेगा, और अगर ये आदमी जीत गया तो राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो जाएगा। तो दे दिया CR ने। नागपुर सेशन 1920, वहां पे गांधी जी ने एक बड़ा सटीक फॉर्मूला दिया, पर्सनल इंटरेस्ट विद नेशनल इंटरेस्ट। दुनिया में R=R नहीं है, रिलेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिलीजन, क्योंकि आम आदमी का फॉर्मूला है कि अच्छा आप मुसलमान हैं, भैया हम भी मुसलमान हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे तो पता लगा, लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं रहुए? गोरखपुर। अरे हम देवरिया, रिश्तेदारी कर ली। लेकिन AC फर्स्ट क्लास में कोई किसी से बात नहीं करता, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेसी है उसके लिए है R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के बीच इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि देखो तुम 17% होके भी डिप्टी CM के हकदार नहीं हो। प्रसाद यादव अमूमन अपने परिवार के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन अब हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, वो निकल कर आए हैं महागठबंधन के चुनावी प्रचार के लिए। महागठबंधन के पक्ष पे ये पूरी भीड़ जो आप देख रहे हैं, इसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। अहम सवाल सबसे यही है, क्या लालू प्रसाद यादव के इस चुनाव में एंट्री करने से क्या ये माहौल बदलेगा और गठबंधन के पक्ष पे, महागठबंधन के पक्ष में हवा बन पाएगी? लालू यादव बिहार में सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा चेहरा है। लंबे समय से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव आज चुनाव प्रचार में उतरे। पटना में आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो भी किया। लालू की प्रचार शैली निराली रही है। आइए एक रिपोर्ट दिखाते।
अरे लालू कुछ किया या नहीं किया? लालू ने गरीबों और पिछड़े वर्गों को मानसिक गुलामी से आजाद किया। 3 दशक से ज्यादा गुजर गए, लेकिन बिहार की सियासत में लालू फैक्टर असरदार है। कितना असरदार है, इसका सबूत दिखा दानापुर की सड़कों पर। दानापुर में आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव के प्रचार में जब लालू यादव उतरे तो उनकी एक झलक देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। लालू यादव भारतीय राजनीति के एक ऐसे नाम हैं जो अपने अनोखे अंदाज, चुटीले भाषणों और जनप्रिय छवि के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, इन 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। बेमिसाल हास्यबोध, गंभीर और कठोर बात को भी चुटकुले के अंदाज में बोलने की अलहदा शैली बिहार में सामाजिक न्याय का ऐसा चैंपियन जिसे समर्थक मंडल राजनीति का मसीहा मानते हैं तो विरोधी जंगल राज का चेहरा। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। दावे चाहे जो हो, लेकिन आज 35 साल बाद भी बिहार की राजनीति में लालू फैक्टर को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। सड़क हो या संसद, लालू प्रसाद यादव के बोलने के अंदाज के विरोधी भी फैन हैं। माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। लालू प्रसाद ने सियासत का ककहरा यूं तो पटना विश्वविद्यालय में सीखा, छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने, लेकिन 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से लालू यादव ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा के लिए चुने गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। लालू प्रसाद यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की अवधारणा को जमीन पर उतारने की कोशिश की। तुम अगर मुझको नेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। उनका दौर सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक ढीलापन और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठते रहे। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? अरे हरिद्वार में पिंडा। संसद में बतौर रेल मंत्री उनका चुटीला अंदाज खूब तालियां बटोरता था। बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया, जिसमें सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई थी। इस घोटाले के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने हमेशा इसे राजनीतिक साजिश बताया। ज्यादा फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। किडनी की गंभीर बीमारी की वजह से लालू यादव शरीर से थक गए हैं, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी मौजूदगी को अभी भी विरोधी हल्के में नहीं लेते। मधुरेंद्र, मैं आपसे शुरू करूंगा। लालू प्रसाद यादव को ग्राउंड में क्यों उतरना पड़ा? देखिए, लालू जी के 2 चेहरे हैं। अगर आप देखें तो एक चेहरा वो है जो समाज को बदल के रख देता है। उस समाज को जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, आवाज देता है, आवाज देता है, ताकत देता है। वो बताता है कि अगड़ों पिछड़ों के बीच कोई भेद नहीं है, तुम्हें किसी बराबरी में बैठने का अधिकार देता है। तो वो जो सामाजिक बदलाव अगर देखी तो लालू यादव के सबसे बड़ा उपलब्धि बा। दूसरा तरफ उन पर सबसे बड़ा जो इल्जाम बा तो जंगल राज के बा।
अब जब इस वक्त के समाज में फिर से एक बार देखिए लालू यादव के मंच पे लाके वो अकलियत के सिर्फ ना मैसेज दिया जा रहा है बल्कि सर्व समाज के मैसेज दे रहा है। इमोशनल अपील तो अब लालू प्रसाद यादव करेंगे। इमोशनल अपील बा, देखिए इमोशनल अपील का जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, लेकिन बिहार में दिलचस्प देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव कह सकते हैं मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है साहब, लेकिन मेरे जीते जी मैं ये चाहता हूं। तो बिहार की जनता उन्हें प्यार तो करती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या आपको लगता है इसी बात को लेके महागठबंधन के लोगों ने यह तय किया, जो अब तक लालू प्रसाद यादव को इसके इर्द गिर्द भी, भाई उनके तो मैं देख रहा था बैनर पोस्टर में भी फोटो नहीं थी ज्यादा लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि फिर लोग डायरेक्ट जंगल राज को कनेक्ट करता एनडीए उनसे। लेकिन अब जब वो अवध ओझा साहब ग्राउंड में आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अभी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने गई, बड़े बढ़िया खिलाड़ी एशिया कप जीत के आए, शुभमन गिल वगैरह, लेकिन लगातार 3 मैच हार गए। जब 3 मैच हारे तो इन्होंने अपने पुराने बॉस लोगों को बुलाया, अनुभव और कद, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जब ये दोनों बॉस लोग पहुंचे तब जाके इंडिया ने एक मैच रिवाइव मारा। तो बिल्कुल ऐसी ही बात यहां भी है। एक तो लालू जी एक बहुत बड़े जनसंख्या के आज भी नेता हैं बिहार में, लोगों से कनेक्ट करते हैं साहब। बिल्कुल उनका जो कनेक्ट करने का तरीका है, वो भारत की राजनीति में बहुत कम लीडर्स ऐसे हुए हैं जो इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अरे उनका जो लोकसभा की स्पीच होती थी आज उसकी क्लिपिंग मिलियंस में देखी जाती है। ममता बनर्जी पे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, रेल मंत्री नहीं मांगा, रेल नहीं मांगा गया, तो ममता जी ने कहा नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, बोले नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। तो वो जो वाक्पटुता है और वाक्पटुता के साथ अपने दर्शन को कहने की, वो जानते थे बिहार की जो सामाजिक दशा है उसको, सबको वो समझते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो शायद उन्हें ये बात याद आ गई। ओझा जी, लालू यादव के संदर्भ में अगर वह कहीं कि जौन समाज के दरअसल लालू के सामाजिक समीकरण में बदलाव, अगला पिछला के भेद मिटावे खातिर लालू यादव के जानल जाला, तो अगर देखी एक समाज एक मतलब उम्र के वर्ग जे बा अगर जंगल राज के याद रख रहल बा, तो वही उम्र वर्ग के एक मास जे बा वो लालू यादव के वो खातिर याद रख रहल बा जो सामाजिक अरे बिल्कुल साहब, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उन्होंने आडवाणी जी का रथ रोका रमेश भाई, और उन्होंने देश भर में अपनी पहचान बना ली साहब। रमेश भाई, एक बहुत शानदार उनकर रैली के उदाहरण दे देता नहीं। रैली के मंच लालू प्रसाद यादव आए, पूरा एकदम खचाखच लालू यादव का जलवा ऐसा रहे कि मतलब जो वोट ना ही देते रहे वो सुने चलावत रहे, वो बाग पड़ता रहे। ऐसा ही कुर्ता और भीतर गंजी। लालू यादव ने मंच पर पहले कुर्ता उतारा, फिर उसके बाद भीतर जो गंजी हम पहनते हैं उसको उतारा, ऐसे हाथ में ले लिया, ये बड़का आई छोटका अभी ना चली, बदल देता नियम। फिर कुर्ता पहले डाला, उसके ऊपर गंजी पहन लिए, बोले अब बड़का नीचे रही छोटका ऊपर रही। देखिए ना मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज, देखिए कितना प्यारा तरीका है अपने संदेश को देखो कनेक्ट करने का। लेकिन आप एक बात सोचिए ना, कभी कभी तेजस्वी नहीं कहते होंगे लालू प्रसाद यादव से, अरे पिताजी आपने क्यों ऐसा किया, आज भी हमें जवाब देने हम थक रहे हैं, किस को जवाब दो जंगल राज का। ये बड़ा अच्छा एजम्पशन किया लालू प्रसाद यादव जी ने। चूंकि बिहार का औद्योगिकरण नहीं हुआ, इसलिए सामंतवाद वहां बहुत ताकतवर रहा। ये बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा पहलू है। वहां औद्योगिकरण लगभग नहीं हुआ तो सामंतवाद हावी रहा। जब सामंतवाद हावी रहा तो जिनके पास जमीनें थी उनका सामाजिक दबदबा बरकरार रहा। उस पृष्ठभूमि में सिर्फ लालू यादव की ही जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे पोलराइजेशन हो गया रणवीर सेना और माओवादियों के बीच में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो ये सारी घटनाएं मिलकर लालू यादव जी के राज्य को परिभाषित करती है। बट आपका आकलन क्या, उनके उतरने से क्या फर्क पड़ेगा? लियोनेल मेसी और एम्बापे, अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, फ्रांस बहुत अच्छा खेल रही थी, एम्बापे के प्रति सबकी संवेदनाएं थी कि बड़ा अच्छा खिलाड़ी, अंतिम में टाई ब्रेकर में भी उस आदमी ने अपना गोल मारा, लेकिन पूरी दुनिया मना रही थी कि ये मेसी का आखिरी मैच है, तो भगवान वर्ल्ड कप मेसी को ही मिल जाए। तो ऐसे मुझे लगता है, ये मेरा अपना सोचना है कि चूंकि भावना मनुष्य का सबसे प्रमुख तत्व है, तो अगर बिहार की जनता लालू जी को अब ग्राउंड में अंतिम क्षण में देखी और भावुक हो गई तो उसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा।
और मुझे लगता है इसी रणनीति के तहत क्या पता उन्हें उतारा हो। बिल्कुल इसी रणनीति के तहत, क्योंकि लालू यादव अगर मंच पे आ रहे हैं तो लालू यादव सिर्फ अकलियत को अपील नहीं कर रहे हैं, लालू यादव समाज को अपील कर रहे हैं, जो समाज आज बराबरी में खड़ा है। और वो समाज, जैसे इनके पिताजी कहानी सुना रहे हैं कि जंगल राज था लालू के समय में, तो उनके पिताजी भी कहानी सुनाते होंगे उन बच्चों को कि हमारे सामने वो खाई कितनी बड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो वोट बैंक का चंक ना बहुत बड़ा है। तो अवध ओझा साहब जरा चाय की चुस्की भी लीजिए। हाँ बिल्कुल, है ना, तब तक इनसे पूछते हमारे। आज जब इतना बदलाव हो चुका है तब भी आज के समय में बिहार में जाति राजनीति इतनी भारी क्यों है? बिहार जो है वो भारत की आबादी का 9.1% है, एक बड़ी आबादी बिहार में रहती है साथ, इसलिए बिहार का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके अगर बिहार डेवलप नहीं हुआ तो क्या करेंगे 2047 में भारत को विकसित बना के आप, है ना? तो इसलिए आपको ज्यादा फोकस यहां करना पड़ेगा। दक्षिण के राज्य शिकायत कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि साहब पैसा तो हमारे यहां से आ रहा है, टैक्स और रेवेन्यू जो है, और दे आप बिहार को रहे। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत से ही बिहार पिछड़ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बाकी गतिविधियों में। 70s के बाद इन 20 सालों में भी अगर आप देखेंगे सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल सेक्टर स्कीम्स, महिलाओं को, जाति गोलबंदी, नीतीश कुमार ने स्मार्टली काम किया, उन्होंने अपने पॉलिटिकल मामलों को आगे रखा। लेकिन जो 20 साल में हम कर सकते थे, जो चमत्कार कर सकते थे, वो बिहार में कमोबेश आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही ये सब लोगों का ये कहना है कि साहब 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आज आके आप कह रहे हैं कि साहब इनको मत लाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कायदे से तो ये बताना चाहिए कि 20 साल में हमने बिहार को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। वो कितने पैरामीटर्स हैं, वो सोशल पैरामीटर हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आपके अदर पैरामीटर्स हैं, एजुकेशनल हैं, हेल्थ है, उसमें आपने कहां बिहार को लाके खड़ा किया? एक मूवी आई थी लज्जा। हाँ, लज्जा बेसिकली औरतों की इशू को लेके थी कि औरतों की क्या स्थिति है समाज में। हाँ, उसमें मनीषा कोइराला वगैरह, महिमा चौधरी वगैरह थी। तो महिमा चौधरी एक मिडिल क्लास की लेडी है और उसकी शादी हो रही है। उसके फादर जो है बाराती पक्ष में जो भी लोग हैं उनको सबके सामने बेचारे हाथ जोड़े हुए हैं, जी बाबूजी, जी बाबूजी। उसमें वो दिखा दें कि लड़की एक बैग बगावत करती है और भगा देती है दूल्हे और बारातियों को मंडप से। उस फिल्म का इतना प्रभाव पड़ा कि कई सारी लड़कियों ने इसको रियल लाइफ में किया। गाजियाबाद में एक लड़की ने तो दूल्हे का कॉलर पकड़ के घसीट के बाहर कर दिया कि नहीं देना दहेज। उसका परिणाम यह हुआ कि अब समाज में कोई दहेज नहीं मांगता। जैसे पहले सीधे कहते थे कि भाई 10 लाख रुपया और गाड़ी आप देख लीजिएगा और ऐसा ऐसा। अब लोग कहते हैं, अब उसका प्रभाव क्या पड़ा कि अब लोग कहते हैं कि भैया आपने जो संकल्प किया हो अपनी बिटिया को देने के लिए, अब कोई दहेज शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। जिस दिन इस देश की जनता, जैसे अभी बिहार चल रहा है, कट्टा और जंगल राज और फलाना, और बिहार की जनता ने कहा कि भाई हम तो तेजस्वी प्रण पे वोट देंगे और बम्पर सीटें आ गई तेजस्वी की, तो भारत में जहां भी अगला चुनाव होगा पार्टियों को एक सूचना मिल जाएगी कि अब लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। लेकिन अवध ओझा साहब एक बात मैं बताऊं, हमने भी 2002 से तो हम भी लगातार इतना कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को समझते हैं, राज्यों की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ये प्रण कहीं प्राण ना ले लें, इस बात की भी चिंता कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रण तेजस्वी का है, प्राण लालू यादव का है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ठीक, दोनों तरफ ना। अब रुआ 1995 के चुनाव याद करिए, लालू तो आपने एक फिल्म देखी होगी करण अर्जुन, मेरे करण आएंगे मेरे अर्जुन आएंगे, तो यहाँ तेजस्वी और तेज प्रताप है, दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा, पता है अवध ओझा साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, माँ के लिए बड़ी माँ के लिए बड़ी स्थिति वो है, जटिल है साहब, बहुत जटिल है। हाँ, तो देख लेते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के फिल्म देवार का एक मशहूर डायलॉग है, मेरे पास माँ है। अब बिहार की सियासत में भाई वर्सेस भाई की जंग छिड़ी है, तो चर्चा होने लगी है माँ किसके साथ है। जी हाँ, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप अलग होकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस रण में किसकी जीत होगी ये चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन माई यानी राबड़ी देवी ने बता दिया है कि वो किसके साथ है। दीवार फिल्म का यही सीन आजकल बिहार की सियासत में दिख रहा है। एक तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, जो पार्टी और परिवार से अलग सियासी ताल ठोक रहे हैं, अपने अर्जुन के खिलाफ जाने का दावा कर रहे हैं।
कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। वहीं दूसरी तरफ लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव, जो लालू यादव की सियासी विरासत का झंडा थामे महागठबंधन का सीएम फेस बने हुए हैं। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी के सामने लालू यादव की सियासी विरासत को संभालने की चुनौती। तेजस्वी के साथ लालू का आशीर्वाद और महागठबंधन का साथ तो है, लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए की विशाल सियासी चुनौती भी। इन सब के बीच लाख टके के सवाल ये हैं कि आखिर मां किसके साथ है, राबड़ी देवी किसके साथ है। तेज प्रताप जी जिस तरीके से इस बार अलग लड़ रहे हैं, उनको क्या आप चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, लड़ रहा अलग ठीक है, वो भी ठीक है, अपना जगह पर ठीक है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन भाई बनाम भाई की इस लड़ाई को लेकर लालू परिवार खासकर राबड़ी देवी परेशान दिखती। छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सबके घर में लड़ाई है, सबके घर में बंटवारा है भाई भाई में। तो ये हमनी के दूसरे के लोग क्या करेगा? टेंशन जुगे आइल बाबा। तेज प्रताप इस बार महुआ सीट से मैदान में। सियासी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि महुआ सीट पर तेजस्वी यादव ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर अपने बड़े भाई की सियासी घेराबंदी कर रखी। तेजस्वी ने अपने खास मुकेश रोशन को महुआ सीट से उतारा है। मुकेश रोशन महुआ सीट पर 2020 में 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि तेज प्रताप को यकीन है कि वो महुआ में MY समीकरण को साध कर चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। तो ये कैसा धर्म संकट है कि मां अपने दोनों बेटों के साथ खड़ी है, यही मां कह भी रही है। मुझे लगता है इससे बेहतर जवाब कोई हो भी नहीं सकता। मां के लिए तो दोनों ही बेटे बराबर हैं। बिल्कुल। लेकिन सुनाइए ना अवध ओझा साहब, इस स्थिति में आप मुझे कुछ सुनाइए। नहीं, एक मां हमने देखी मदर इंडिया में, उसके भी 2 बेटे हैं और उसको पता है कि ये बिरजू जो है ये कुछ करेगा नहीं, बवाल ही करेगा। तो मां बिरजू के साथ नहीं है। लास्ट में उसकी सबसे लास्ट की जो सीन है वो मां ही शूट करती है बिरजू को। तो जब भी ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, राजनीति है और राजनीति में सिद्धांत क्लियर हैं। राजनीति मूवी आई थी, उसमें कैटरीना कैफ का जो पिता है वो पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट। तो जब ये शादी तय करने आते हैं नाना पाटेकर, तो उससे कहते हैं, उसके पिता से कहते हैं कि समर सिंह के जो छोटे भाई हैं वो आपकी बेटी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। कहता हाँ ठीक है। अच्छा, वो जानता है कैपिटलिस्ट इनके पास पैसा नहीं है, चंदा मांगने आए हैं 500 करोड़ रुपए। कहता हाँ ठीक है, शादी के पक्ष में तो मैं भी हूं, मैं भी शादी कर दूंगा, पर एक शर्त है, मेरा दामाद सीएम होगा। सीएम मेरा दामाद हो। मेरा जो दामाद है, क्या क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस पूंजीवाद की। लेकिन सिर्फ उसी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इन नेताओं की भी है। ये जब घर आते हैं तो ये होता है कि भाई सीएम तो पृथ्वी सिंह को बनना है और शादी होनी है समर सिंह से, तो इधर भी फैसला हो जाता है कि पृथ्वी सिंह से ही शादी कर देंगे। क्या फर्क पड़ता है। और उसमें एक बड़ी प्यारी सीन है कि कैटरीना के पिता जो है जॉगिंग कर रहे होते हैं ट्रेडमिल पे, तो भागते हुए आती है, कहती है कि आपने मुझे खिलौना समझ रखा है, मैं तो समर से प्यार करती हूँ, समर से शादी करूंगी। तो पिता जो है उसका, वो मुस्कुराता है, कहता अभी तुम गुस्से में हो, सुबह बात करेंगे। और अंततः कैटरीना कैफ पृथ्वी सिंह से शादी कर दी। ये जो शाही वर्ग है, इसको मैं बार बार कहता हूं, इसकी जो खूबियां हैं उसमें से एक बहुत बड़ी खूबी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओझा जी सवाल यहाँ है, यहाँ ओझा जी सवाल यहाँ ही बा, भाई वर्सेस भाई, कहाँ जाइयन माई, कहाँ जाइयन? माई को क्लियर है शशि कपूर के साथ रहना है। माई को एकदम क्लियर है कि जिनके साथ माता जी हैं, जिनके साथ पिताजी हैं, जिनके साथ माता पिताजी हैं वही शशि कपूर हैं। क्योंकि उस आदमी का जो माँ बाप को तो भाई सबसे ज्यादा जो बात पता होती है कि मेरा दूसरा भाई अमिताभ बच्चन नहीं है ना। आज देखें उसका रील, हेलीकॉप्टर से उतर के ऐसे हाथ घुमाते हुए पब्लिक के भीतर घुस के जो निकलता है, उसकी क्लैरिटी भी बहुत विजिबल है, छुपल नहीं के। हाँ, शालू कुछ कह रही है। लेकिन एक बात जे देखल जाए छे कि हमरा के समाज में कहल जाए छे कि माँ के जे दिल होय छे वो हमेशा कमजोर बच्चा के तरफ ज्यादा पसीजे छे। यानी कमजोर बच्चा यहाँ हम कहबे तेज प्रताप के, अब अहाँ की केकरा कहबे
शायद अहों का मत तेज प्रताप के तरफ ही होते हैं। तो दिल से तो माई तेज प्रताप के साथ है, लेकिन मजबूरी में शायद तेजस्वी के साथ रह पड़े। क्या बात है, ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छा जवाब पॉइंट है। है। वेरी नाइस। लेकिन वो माँ के रूप में तेज प्रताप के साथ हैं और राजनेता के रूप में खुद भी सीएम नहीं है। हाँ, वो राजनेता के रूप में तेजस्वी के साथ। उनको तेजस्वी में वो करंट दिखता होगा कि ये कुछ कर सकता है, और तेज प्रताप थोड़ा नॉन सीरियस तो रहते ही, वो कब किस ओर मुड़ जाए। कभी मान लीजिए नेता बन के उन्होंने कहा जी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ हिमालय में तपस्या करूंगा कुछ दिन, तो वो चिंता हमेशा माँ को रहती है ना, इसका कुछ पता नहीं है इस बच्चे का। राबड़ी जी बोली भी हैं कि पार्टी से अलग हुआ है, परिवार से नहीं। परिवार से अलग नहीं हुआ। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो प्रेशर बनाया गया, जो एक सामाजिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के दबाव में या डर से उन्होंने कहा साहब ये हमारे परिवार से दूर है, लेकिन माँ के तो हृदय में हमेशा ही रहता है। बिल्कुल, है ना। तो ये, लेकिन आपको लगता है इन भाइयों की लड़ाई से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, या आपको लगता है कि अपनी सीट को छोड़कर बाकी जगह तेज प्रताप कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि अगर वो अपनी सीट जीत जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मधुरेंद्र, तेज प्रताप अवध ओझा जी के बड़े प्रिय हैं। अच्छा, अब क्यों है ये पूछ लीजिए आप। अब तो रुआ बताओ के पड़ी, कौन सा रूप कुछ ऐसा बात बताओ के पड़ी जिन लोग नहीं क्या जाना। हमें लगता है औरंगजेब राजा बनने के बजाय अगर वो आदमी पुरोहित बनता तो बहुत सफल होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदमी के अंदर जो धार्मिक तत्व है वो स्ट्रांग है। लेकिन ये तो बहुत कट्टर तत्व था। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो पुरोहित बनता वो बहुत सफल होता। क्योंकि राजा और फिर पुरोहित दोनों सोच जब उसकी मेल खाई तभी तो वो व्यक्ति परेशान हुआ। अकबर ने बनाया 1556 1605, एक व्यक्ति ने बनाया 1658 1707, एक व्यक्ति ने सारे खंभे हिला हिला के तोड़ा। तो तेजस्वी जी की ये जो अदा है कि कभी वो बांसुरी लेके खड़े हो जाते हैं, तेज प्रताप कहीं वो शंकर जी बन जाते, कभी कृष्ण बन जाते, तो मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो शायद उनके दिमाग में नहीं है। नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी कल तालाब में कूद गए। मैं उस पे आ रहा हूं। इसके बाद वाला सेगमेंट है वो बड़ा जबरदस्त है साहब, वो तो हमारा विजुअल ऑफ द डे है। अच्छा, तो वो कितने फिट हैं और कितने वो हैं, आइए दिखा लेते हैं, पहले उसी पे दिखा लेते हैं। एक मशहूर कहावत है, एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा असर रखती है। ऐसा ही कुछ दिखा बिहार में, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो गया। राहुल गांधी बेगूसराय में एक चुनावी सभा के बाद तालाब में उतरे, मछुआरों के साथ तालाब में जाल डाला और मछलियां पकड़ी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर दिया है, और बड़ी दिलचस्प बात, इसमें बड़ी राजनीतिक टीका टिप्पणियां भी शुरू हो गई हैं। बट लेकिन ये विजुअल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अवध ओझा साहब जरा टिप्पणी करिए ना इसमें। नहीं, राहुल जी वैसे बहुत अच्छे तैराक हैं, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, पता नहीं राजनीति में बेहतर कब से तैरना शुरू करें। हाँ, वो उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन लोधी होटल है, तो जब भी वो दिल्ली में रहते हैं तो शाम को स्विमिंग करने जाते हैं। लेकिन यहाँ जो वो पानी में कूदे हैं उसका बड़ा महत्व है। एक तो मछुआरा तबका, समाज का नीचे वाला तबका है, 4% वोट बैंक, 4% वोट बैंक, और फिर तालाब है, मछली का जाल भी दिख रहा है, मतलब कई सारी चीजें। मतलब ये राजनीति क्या ना करा दे, वो उस दिन कह तो रहे थे डांस भी कर सकते, जाल भी खींच रहे हैं। आप तो ताल में कूद गए, जाल भी खींच रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने उनके लिए कहा कि वोट के लिए डांस भी कर लेंगे, आप ताल में कूद गए। तो इसका मतलब ये राजनीति का एक परफेक्ट वर्जन है कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस डुबकी में टिप्पणी की है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को सामान्य, वो किसानों के साथ दिख रहे हैं, वो कुलियों के साथ दिख रहे हैं, वो कारपेंटर वालों के साथ दिख रहे हैं, वो रिटेल स्टोर वालों के साथ दिख रहे हैं, वो मछुआरों के साथ दिख रहे हैं। देखिए, लार्जर पर्सपेक्टिव में वो समाज के हर वर्ग को कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपका प्रतिनिधि है। ये जो इन्होंने किया, इसकी बेसिकली शुरुआत गांधी जी ने की थी। 1885 में कांग्रेस बनी और सारा बड़ा तबका था कांग्रेस में, सूट वूट पहने, तो आम जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक आम जनता हमें अपने साथ जोड़ेगी नहीं, तब उन्होंने मद्रास सेशन में कांग्रेस के कहा कि हम सिर्फ अब लंगोट पहनेंगे, क्योंकि हमारा देश गरीब है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग का खेल भारत में शुरू किया, वो गांधी जी ने शुरू किया कि जब तक आप जनता के बीच जनता के जैसे नहीं दिखेंगे,
तब तक आपका जनता से जुड़ाव नहीं होगा। कनेक्ट प्रियंका गांधी भी करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा अच्छा कनेक्ट करती जो मैं देखता हूं। लेकिन अब राजनीति की अपनी कुछ जटिलताएं हैं, अपनी कुछ मजबूरियां हैं, है ना। लेकिन अवध ओझा साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, बहुत धन्यवाद आपका। तो चुनाव के जो रंग हैं बिहार के, वो इसी तरह हम लाते रहेंगे, लिट्टी की तरह गरम और चौके की तरह बिल्कुल। चौका कौन लगाता है, हालांकि वो 14 तारीख को पता लगेगा, लेकिन कहते हैं ये बिहार का चुनाव देश की भविष्य को भी तय करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।